बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सोहराब गो टाउन में पीपल्स पार्टी ने 8 में से 6 यूनियन कमेटियां जीतकर पहले दिन सिक्का जमा लिया। ताहम पीपी के पीपल्स पार्टी रहनुमा लाला रहीम ने जीतने वाली सीटों पर भी कर दिया। कहते हैं कि हमारे वोट कम दिखाए गए। आपको बताएं, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पर शहर में पहली पोजीशन हासिल की है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वो सोहराब गो टाउन है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 यूनियन कमेटियां जीतने के साथ नंबर 1 है और यही वो टाउन है जिसका सबसे पहले रिजल्ट आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के साबका जनरल सेक्रेटरी और इस टाउन के रूह रवां जो पूरी कैंपेन चलाई लाला रहीम ने, हम लाला रहीम के साथ मौजूद हैं। लाला रहीम साहब, आपको और आपके साथियों को बहुत मुबारक हो कि आप ये टाउन जो है इसकी 6 यूं जीतने में कामयाब हुए और जो 2 हारे भी बड़े कम मार्जिन से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया जो आप पूरा इलेक्शन मुहिम में हमारा साथ थे। सोहराब वोट, हाँ, वो हल्का है जहाँ से अलीम आदिल शेख जीता हुआ है, अपोजिशन लीडर भी है। लेकिन मैं ये कह दूँगा 2018 की तरह फिर यहाँ से हमारा साथ 2 यूसियों पे जो है धांधली हुआ है, हमारी वोट गायब है जिनकी हमने एप्लीकेशन भी दिया है, अभी तक रिकाउंटिंग नहीं हुआ। फिर हम जाके टर्मिनल बनेगा तो उसमें इंशाल्लाह हम केस दाखिल कराएंगे। पूरी कैंपेन में हमें अलीम आदिल शेख नज़र नहीं आया था, लेकिन उस दिन सुबह में हमने देखा कि वो प्रोटोकॉल के साथ मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए नज़र आए। तो प्रोटोकॉल तो वैसे ही खिलाफ वर्जी है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ वो सबको पता है, इंतहाई शरारती और शैतान आदमी है। अब वो आया, उनको मुंह की कहानी बड़ी है। मैं कहता हूँ काश ये शाम में भी होता 5 बजे के बाद तो मज़ा आ जाता था, लेकिन वक्त से पहले वो भाग गया। लाला रहीम जो कि टाउन जीतने के बाद भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने वोट बताए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा वोट हैं और ये वाहिद टाउन है कि जहाँ पर जीतने वाली जमात ये कहती है कि जो 2 यूसियाँ जीती हैं वो भी उनकी हैं और जीती हुई यूसी में भी वो कहते हैं कि रिकाउंट करवाए क्योंकि उनका वोट जो है यहाँ से कम निकल रहा है, उन्हें ज़्यादा वोट मिले हैं। तो लाला रहीम बहरहाल मुबारक हो। सोहराब गो टाउन में ये वाइट टाउन है कि जिसकी चेयरमैनशिप पहले ही दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ गई थी और कराची की का जो एंट्री है वो सोहराब गो टाउन है और लाला रहीम यकीनन मुस्तकबिल में चेयरमैन भी होंगे। तो उम्मीद है कि वो अवामी खिदमत करके अपने वादों को पूरा करेंगे। जी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन से इंदावा 40 यूसीज के नताइज रोकने की अपील कर दी। रहनुमा कहते हैं हमारी दरख्वास्त पर अमल नहीं हुआ तो पूरे शहर में एहतजाज करेंगे। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती। कराची बल्दियाती इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स कप्तान के खिलाड़ियों ने 40 यूसीज के नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ्फुजात से आगाह किया है कि 40 यूसीज ऐसी हैं जहां उनको नताइज नहीं दिए गए। जिस तरह दीगर यूसीज पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, इसी तरह मज़कूरा यूनियन काउंसिलों के नताइज भी रोके जाएं। अगर हमारी जो 45 कंप्लेंट्स हैं अगर उसके ऊपर अमल नहीं किया गया तो वो इज़्ज़त का दायरा भी ख़त्म हो जाएगा, कानून का दायरा भी ख़त्म हो जाएगा। पूरे शहर के अंदर हम निकलेंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। बिलाल गफ्फार बोले कि तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तरद करती है, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। अगर हमारी दरख्वास्त पर अमल नहीं हुआ तो पूरे शहर में एहतजाज करेंगे। हम हर फोरम पे जाएंगे, हर लीगल फोरम पे जाएंगे। इस इलेक्शंस को हम रिजेक्ट करते हैं और जिस तरह कल हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी साहब असद उमर साहब ने भी कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि कराची में बल्दियाती इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करके एक बार फिर इलेक्शंस कराए जाएं। पीटीआई सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात अरसलान ताज बोले कि पीपल्स पार्टी से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। तर्जुमान की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जमात इस्लामी या दीगर किसी भी पार्टी के सिवाय पीपल्स पार्टी के हम समझते हैं पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हो सकती। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि तहरीक और जमात इस्लामी के नताइज को मैनेज किया गया जिन्हें कबूल नहीं करेंगे। नौमुंतखब सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी पर इल्जामात न लगाए, उनका मैंडेट जमात इस्लामी ने चुराया है। जब हाउस मुकम्मल होगा तो मेयर डेप्यूटी मेयर का इंतखाब होगा। अभी 11 नशिस्तों पर मजीद इंतखाबात होने हैं।
इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए नौ मुंतखब सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहली पोजीशन पर आई है। जमाते इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का ताल्लुक है तो वो हाउस मुकम्मल होने के बाद होगा। हम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे जमात इस्लामी है, नंबर 3 पे PTI है, फिर नवाज लीग है, फिर JUI है, फिर TLP है, कुछ आज़ाद हैं, कुछ हकीकी है। तो ये सब वक्त से पहले की बात है। सेनेटर निसार खोड़ो बोले कि 235 यूनियन कमेटियों पर इंतखाबात हुए हैं, 11 नशिस्तों पर मजीद होने हैं, जबकि मखसूस नशिस्तों के बाद पार्टियों की पोजीशन वाज़ेह होगी। कराची में टोटल यूनियन काउंसिल थी 246, उसमें इलेक्शन हुए हैं 235 पर। अभी 11 यूनियन कमेटियों में इलेक्शन होने, ये पहले होने, मेयर चुनने के बाद नहीं, पहले। जब ये पूरा हाउस पूरा हो जाएगा उसके बाद मरहला शुरू होगा मेयर बनने का और डिप्टी मेयर बनने का। निसार खोड़ो ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग पीपल्स पार्टी पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। इनका मैंडेट जमात इस्लामी ने चुराया है, वो इनके इलाकों से जीती है। जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात दोबारा करवाने का मुतालिबा कर दिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि कराची और हैदराबाद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो बल्दियाती इंतखाबात के 5 रोज गुजर जाने के बावजूद नताइज जारी करने में नाकाम रहा है। साबिक मेयर कराची व डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि कराची 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को कराची और हैदराबाद की आवाम ने संजीदा नहीं लिया। इन्हें कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। आपने कराची के साथ हैदराबाद के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ के मैंडेट को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने मैंडेट की धज्जियां उड़ाई हैं यहाँ के। और ये वो मैंडेट जो इस्लामाबाद का बजट बनाता है, सिंध गवर्नमेंट का बजट बनाता है। तो मेरी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से कि इन इलेक्शंस को, हर जगह से आवाज आ रही है कि नल एंड वॉइड करार दिया जाए। वसीम अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं, इस पर आज खुद नोटिस लें। सिंध हुकूमत के पास इख्तियार था हल्का बंदियों का, तो इलेक्शन कमीशन को इस पर अमल करना चाहिए था। क्या आप एक और बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं? अगर जो स्टेटमेंट आया था कि कराची को 2 जगह 2 डिविजन्स बना दिए जाएं, तो मेरे भाई अभी इतने गए गुजरे भी नहीं है कराची वाले कि आपकी क्या आप एक और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो, इधर हम उधर तुम करके? जब यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं कराची की, बड़ी आग लगती है आपको। आप कराची के साथ खिलवाड़ किए जाओ, पहले 6 डिस्ट्रिक्ट, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट, अब 2 डिवीजन बनाने के चक्कर में हो। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि कराची को सही न गिनकर पहले ही बिगाड़ पैदा किया गया। अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा आने वाले मेयर भी एक रोना रोकर काम नहीं कर पाएगा। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस चलाने का ऐलान कर दिया गया है। ग्रीन लाइन ट्रेन नए कोचेज और बेहतरीन इंतजामात के बाद 27 जनवरी को इस्लामाबाद तक कराची अपना सफर का आगाज करेंगी। दौरान सफर मयारी खाने, बेडिंग, वाईफाई और इंफोटेनमेंट की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से अब बिलाखिर ऐलान कर दिया गया है। वो ग्रीन लाइन जो कि जिसकी बोगियां जो है वो चंद माह कबल चीन से पाकिस्तान पहुंची थी, वो अब चलाने का ऐलान कर दिया गया है। महकमा रेलवे का इस हवाले से कहना है कि ये जो नई कोचेज हैं इन्हें 27 जनवरी को ग्रीन लाइन के साथ अटैच करके जो है वो चलाया जाएगा। पहली ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना होगी और इसके हवाले से महकमा रेलवे ने ये भी बताया है कि मुतालिका DCOs और जो स्टेशन पर बेहतरीन इंतजामात करने वाले हैं उनको ये हिदायत जारी की हैं कि दौरान सफर मयारी खाने और वाईफाई, इंफोटेनमेंट और दीगर सहूलियात जो हैं वो इस गाड़ी में मुयस्सर होंगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ग्रीन लाइन में जो AC बिजनेस, AC कॉलर, AC स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास है वो भी यहाँ पर जो है इन बोगियों में शामिल की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आदिया नाज।
यूनाइटेड नेशन में तैनात सीनियर सिफारतकार डॉक्टर अफसर राठौर ने कराची में सिटी 21 के ऑफिस का दौरा किया। रिपोर्टर्स और स्टाफ से मुलाकात की। हमारे नुमाइंदे समर अब्बास उनके साथ मौजूद हैं। बताइएगा समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें यूनाइटेड नेशन में तवील अरसे तक सीनियर सिफारतकार की हैसियत से काम करने वाले अफसर राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं सिटी 21 का ऑफिस का इन्होंने विज़िट किया है। अफसर राठौर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिटी 21 के ऑफिस आने का। ये बताएं सर, क्लाइमेट चेंज पर क्या कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान किस पोजीशन में मौजूद है? पाकिस्तान आई थिंक कंट्रीब्यूट करता है only less than 1% of the CO2, लेकिन the most affected country है. The problem, the dilemma with this country is that beside other things, एक तो ये है कि there are no dams built जो पानी को water को store कर सकते हैं. This is this one thing. The second thing is that the Pakistan इस वक्त unfortunately 70% of Pakistan की जो electricity generate होती है, that is through the thermal power stations, which contribute a lot into CO2 in the climate. Okay, the third thing is that there is hardly any trees इस country में. Pakistan has only, I think, less than 2% of the tree or the forestry in the country, which need to also be changed. I think Pakistan को mid-term and long-term के लिए have to build dams on a war footing steps. That Pakistan has to go for a tsunami of trees here. That is the thing. और agriculture को improve करना है. That is the जहाँ पर soil degradation हो रही है. This has to be stopped there. अच्छा सर, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए हुकूमत को फौरी तौर पे? Although, I mean, economics is very much connected to the stability of political stability. If there is a country में political stability, I mean, this is general rule, so then foreign investor will come here. Pakistan को इस वक्त whatever is needed. For example, अभी आप देखें supply chain because of China has been broken. So Pakistan has a golden opportunity to provide this किस्म की supply chain facilities here. कि worlds come and invest there. Pakistan halal food industry दुनिया में इस वक्त $27 billion की है. Pakistan is nowhere there. Pakistan can benefit from that as well. Pakistan can also benefit from different tourism. Tourism is a big industry in Pakistan. I mean, Pakistan is blessed with the tourism facilities which they have. The oldest civilization in Mehergarh, 7,000 to 9,000 years old. Mountains, high mountains, Pakistan has. Long 1,000 kilometer beaches Pakistan has. Civilization Pakistan has. Mohenjo-daro, Harappa, Gandhara culture you can see. Religious tourism Pakistan can have. So Pakistan can really benefit from this industry. और ये industry जो है, this is very labor intensive. Means you can provide millions and millions of jobs for that. And if Pakistan provide infrastructure and safety only for that, I think the foreign investor will definitely यहाँ पर आके invest करेंगे, and Pakistan will take full benefit out of that. And you can, in short term, probably can earn $7-8 billion. In medium term, 5 to 7, 15 to 20. But ultimate goal, Pakistan, the capacity and capability Pakistan has, I will say 100 billion is not really an unachievable target. बहुत शुक्रिया. लास्ट क्वेश्चन, सिंध में आपने विज़िट किया सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए. आपके सिक्योरिटी के क्या इंतजामात थे? सैलाब की क्या सूरत हाल थी इस पे? Okay, Muslim Charity United UK is हमारा NGO था, and I'm very happy and thankful to the Muslim Charity UK. उनके कुलीस के साथ हमने we traveled from in Sindh almost 800 kilometers with rickshaws with 5 our female British sisters and 23 males. And I never drove in Pakistan. The first time मैंने भी 800 kilometer rickshaw चलाई in 10 days in heat September and October, and we were really surprised to see कि हमारे पास कोई security नहीं थी, nothing, and there was no problem. There was no problem to travel from here
up to this Khairpur, Sakkar, and 10 dinon mein alhamdulillah we had no major issues, and we are Muslim charity is also building houses in interior Sindh, Balochistan and KPK. We have just started with a pilot project, और हम 1,000 to 2,000 houses we will build in soon. And we were really surprised to show the world that Pakistan is a peaceful country. Pakistan is, and people were really very hospitable. I remember that हम वहाँ पर खड़े, we wanted to drink chai, and this poor guy refused to take money from us because we are a foreigner here. And it was, everywhere we went, we didn't, where nobody wanted to ask us money for, and they never wanted to get paid. Pakistani people are great, they are very hospitable, but they need to really come up and take the things in their own hand and change the destiny of this country. بہت شکریہ. یہ تھے سینئر سفارتکار افسر راٹھور. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ٹورزم پہ جو ہے توجہ دینی چاہیے، اور جس طرح سندھ میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے، اگر سیاسی استحکام بھی مستحکم اگر ہوگا پاکستان، تو یقیناً جو باہر کے انویسٹر ہیں وہ پاکستان آ کر انویسٹمنٹ کریں گے، جس سے بہتری آئے گی. جی، شہر قائد میں دواؤں کی قلت کے بعد اب بلڈ بیگز کی بھی قلت ہو گئی ہے. مریضوں اور لواحقین کو بلڈ بیگز کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے. شہر قائد کے میڈیکل سٹورز پر بلڈ بیگز کا بحران پیدا ہو گیا ہے. جناح اسپتال کے سامنے میڈیکل سٹورز پر دواؤں کے ساتھ اب بلڈ بیگز کی بھی شارٹیج ہو گئی ہے. دکاندار کہتے ہیں کہ دوائیں آ رہی ہیں مگر زیادہ مقدار میں نہیں آ رہی. پیناڈول، پیراسیٹامول کا اسٹاک بھی زیادہ نہیں ہے. ساتھ ہی اب بلڈ بیگز کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. دکانداروں نے کہا کہ جناح اسپتال میں مریضوں کو بلڈ بیگز نہیں مل رہے، ہمارے پاس بھی بلڈ بیگز کے اسٹاکس کی قلت ہے.